क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि जब एक बिल्कुल तेज रफ्तार रेस कार पास से जूम करके गुजरती है तो उसकी आवाज अचानक से बदल क्यों जाती है? मतलब आते वक्त आवाज की पिच एकदम हाई होती है और क्रॉस करके आगे बढ़ते ही पिच अचानक ड्रॉप हो जाती है। ये सिर्फ कोई आम साउंड नहीं है, बल्कि फिजिक्स का एक बहुत ही पावरफुल फिनोमेना है। आज हम मिलकर इसके पीछे के एक्चुअल साइंस को डिकोड करने वाले हैं। आज के इस बिल्कुल नए हाई एनर्जी मास्टर क्लास में स्वागत है। इस एक्सप्लेनर सेशन में हम वेव मैकेनिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। पूरे फोकस के साथ इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को विजुअली ब्रेक डाउन किया जाएगा ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हर एक सिंगल पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। इस सेशन का मेंटल रोड मैप बिल्कुल क्लियर रखना है। शुरुआत होगी तरंगों के परिचय से, फिर सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस की मैथ को समझेंगे। उसके बाद एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन और विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन के बीच का अंतर। फिर आएगा द डॉपलर इफेक्ट और आखिर में होगी एक सॉलिड क्विक रिवीजन और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए अपने पहले भाग पर आते हैं, इंट्रोडक्शन टू वेव्स। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिक तरंगों को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की जरूरत होती है और इस मीडियम में इलास्टिसिटी और इनर्शिया होना बिल्कुल जरूरी है। वेव्स के पहले टाइप पर नजर डालते हैं, जो है ट्रांसवर्स वेव्स या अनुप्रस्थ तरंगे। इसमें होता यह है कि मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पर मूव करते हैं। जो सबसे ऊंचा पॉइंट बनता है उसे क्रेस्ट कहते हैं और सबसे नीचे के पॉइंट को ट्रफ। लाइट वेव्स इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। जैसे अगर एक रस्सी के एंड पर झटका दिया जाए तो उसमें जो वेव बनती है ना, वो डेफिनेटली ट्रांसवर्स होती है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स या अनुदैर्ध्य तरंगे। यहाँ पार्टिकल्स वेव के आगे बढ़ने की डायरेक्शन में ही पैरेलल मूव करते हैं। इस पैरेलल मूवमेंट की वजह से ही कंप्रेशंस यानी संपीड़न और रेरेफैक्शंस यानी विरलान बनते हैं। साउंड वेव्स इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। जब भी कोई आवाज उत्पन्न होती है तो हवा में यही कंप्रेशंस और रेरेफैक्शंस आगे ट्रैवल करते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस। सोचने वाली बात यह है कि क्या होगा अगर एक ही मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव्स आकर एक ही जगह पर टकराएं। चलिए इसके पीछे की मैथ को समझते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपल शब्दों में ये बताता है कि जब ओवरलैप्ड वेव्स मिलती हैं तो उनका रिजल्टेंट वेव उन दोनों इंडिविजुअल वेव्स का एल्जेब्रिक सम होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर पहली वेव y1 है और दूसरी y2 तो टोटल रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस y1 + y2 होगा। हर एक वेव अपना अलग असर दिखाती है और फाइनल नतीजा लिटरली उन दोनों का एक मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सुपरपोजिशन दो तरह का रिजल्ट दे सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दोनों वेव्स बिल्कुल सेम फेज में हैं, यानी पहली का क्रेस्ट एग्जैक्टली दूसरे के क्रेस्ट से मिल रहा है, तो उनके एम्पलीट्यूड्स एड अप हो जाते हैं और एक काफी बड़ी वेव बनती है। इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन अगर वेव्स 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज हैं, यानी एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रॉफ से टकरा रहा है, तो वो एक दूसरे को प्रैक्टिकली जीरो पर कैंसिल कर देती हैं। यही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, रिफ्रैक्शन बनाम विवर्तन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बेंडिंग ऑफ वेव्स वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन तब होता है जब एक वेव एक मीडियम से निकलकर दूसरे मीडियम में एंटर करती है। क्योंकि मीडियम बदल गया है, इसलिए वेव की स्पीड चेंज हो जाती है और इस स्पीड चेंज की वजह से वेव अपना रास्ता थोड़ा बेंड कर लेती है। इस बेंडिंग को स्नेल्स लॉ बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ सबसे अहम टेकअवे ये है कि रिफ्रैक्शन हमेशा मीडियम और स्पीड चेंज की वजह से ही होता है। अब इसको डिफ्रैक्शन से कंपेयर करके देखते हैं। डिफ्रैक्शन में मीडियम बिल्कुल चेंज नहीं होता। जब एक वेव किसी बहुत छोटे होल से गुजरती है या किसी शार्प एज या ऑब्स्टिकल से टकराती है, तो वो उस किनारे के आगे पीछे बेंड होकर स्प्रेड हो जाती है। ये बेंडिंग असल में इंटरफियरेंस की वजह से होती है। मतलब वेव सीधी लाइन में चलने के बजाय उन जगहों पर भी फैल जाती है यहाँ आमतौर पर बिल्कुल डार्कनेस होनी चाहिए थी। यहाँ दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन का मेन कॉज है मीडियम में बदलाव की वजह से स्पीड का चेंज होना, जबकि डिफ्रैक्शन का कॉज है बाधाओं यानी ऑब्स्टिकल से आने वाला इंटरफियरेंस। रिफ्रैक्शन दो मीडियम की बाउंड्री पर होता है, जबकि डिफ्रैक्शन
एक ही मीडियम में किसी ऑब्स्टिकल के बाद फैल जाना है। ये आने वाले एग्जाम्स के लिए एक एब्सोल्यूट हाई यील्ड कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसे ध्यान में रखना जरूरी है। चौथा भाग, द डॉपलर इफेक्ट। आखिर शुरुआत में जो रेस कार हमने देखी थी, उसकी पिच अचानक ड्रॉप क्यों हुई थी? ये कमाल डॉपलर इफेक्ट का ही है। आइए इस पूरे विजुअल को डीकोड करते हैं। इस पैटर्न में एक वेव सोर्स राइट की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोर्स के आगे की तरफ वेव्स एक दूसरे के पास इकट्ठी हो गई हैं, यानी बंच्ड अप हो गई हैं, जिससे उनका वेवलेंथ काफी छोटा हो गया है। और पीछे की तरफ देखें तो वेव्स फैल रही हैं, जिससे वेवलेंथ लंबा हो गया है। सोर्स के आगे बढ़ने की वजह से ही एग्जैक्टली ये बंच्ड अप इफेक्ट क्रिएट होता है। अब जरा इसके मैथ को समझते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। हम जानते हैं कि वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो ऑब्वियसली वेवलेंथ कम होने पर फ्रीक्वेंसी को मैथमेटिकल रूल के हिसाब से बढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए जब रेस कार पास आती है तो छोटे वेवलेंथ की वजह से फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ जाती है और हमें हाई पिच सुनाई देती है, और जैसे ही कार क्रॉस करके दूर जाती है, पिच अचानक ड्रॉप हो जाती है। यही तो डॉपलर इफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 5वें भाग पर, क्विक रिवीजन। अब तक हमने जितने भी हाई यील्ड कंसेप्ट समझे हैं, उन्हें जल्दी से कंसोलिडेट कर लेते हैं ताकि ये मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक हो जाएं। फटाफट रिवाइज करते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब है परपेंडिकुलर मोशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी पैरेलल मोशन। सुपरपोजिशन का सीधा सा रूल है ओवरलैप्स का एल्जेब्रिक सम। रिफ्रैक्शन तब होता है जब मीडियम और उसकी स्पीड चेंज होती है। डिफ्रैक्शन का मतलब है ऑब्स्टिकल्स के किनारे वेव का बेंड होना। और फाइनली डॉपलर इफेक्ट है रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी का चेंज होना। इन कीवर्ड्स को ऐसे ही डायरेक्ट एसोसिएट करने से एग्जाम में टाइम काफी बचता है। अब आते हैं अपने छठे और आखिरी भाग पर, प्रैक्टिस और मोटिवेशन। कॉन्सेप्ट्स को समझना एक अलग बात है, लेकिन उनको ठीक से अप्लाई करना दूसरी। अब बारी है इस नॉलेज को टेस्ट करने की। तो आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा। अगर दो बिल्कुल आइडेंटिकल वेव्स एक दूसरे की तरफ आते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं और वो आपस में सुपर इम्पोज होती हैं, तो वहां किस तरह की वेव बनती है? इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है एक स्टैंडिंग वेव। जब ऑपोजिट डायरेक्शन से सेम एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ की वेव्स आपस में मिलती हैं, तो रिजल्टेंट वेव ऐसी दिखती है जैसे वो एक जगह पर ठहर गई हो। ये सीधा एक एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। मास्टरिंग द मैकेनिक्स ऑफ वेव्स इज मास्टरिंग द हिडन रिदम ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। फिजिक्स पढ़ना सिर्फ फॉर्मूलाज रटना नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के यूनिवर्स के काम करने के तरीके को समझना है। जब इन डीप कॉन्सेप्ट्स की सच में समझ आ जाती है, तो एग्जाम्स क्रैक करना तो सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है। इसीलिए अपना फोकस हमेशा टॉप लेवल पर मेंटेन रखना है। उम्मीद है कि इस विजुअल एक्सप्लेनर सेशन ने वेव मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा। अगर ये सेशन सच में पावरफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिजिक्स पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके नए सेशंस के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना। लेकिन जाने से पहले एक सवाल, अगर पूरा ब्रह्मांड इन्हीं तरंगों और एनर्जी से चलता है, तो क्या हमारी सोच और हमारे विचार भी एक तरह की वेव है जो आसपास की रियलिटी को शेप करते हैं? ये सच में एक डीप सोचने वाला विषय है। मिलते हैं अगले विजुअल डीप डाइव में।